बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासूम नाज़रीन, प्रोग्राम जिस साइड में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक बड़ी ख़बर है और बड़ी ख़बर ये है कि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात में मैं 9वीं और 11वीं जमात की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। पहले मरहले में उनके लिए हम ये जो नंबर स्कीम है, जो नंबर्स दिए जाते हैं, उन नंबरों की जगह पर ग्रेडिंग का फार्मूला आ रहा है। और ग्रेडिंग का फार्मूला उसी तरह ही है जिस तरह के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जीपीए बनता है। और उसके साथ साथ हमें जब हम कैम्ब्रिज के इम्तिहानात को देखते हैं तो वहाँ पर ए ग्रेड, बी ग्रेड या बाकी इस तरह की ग्रेडिंग की जाती है, बजाय ये कि आपको मखसूस एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे जमा तफरी करके नंबर दे दिए जाएँ। इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की जाती है, बाज़ इसकी खामियां भी बयान की जाती हैं, लेकिन तारीफ़ ये की जाती है कि हम स्टूडेंट्स को इसके ज़रिए एक नंबर्स के एक नंबर के हसूल के लिए वो जो मेहनत करते हैं या जिस तरह वो प्रेशर लेते हैं या अपने आप को बाकायदा तौर पे नफसियाती मरीज़ बना लेते हैं, उससे बचाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बुरी ख़बर भी है कि जहाँ पर 33% पासिंग मार्क्स हुआ करते थे, अब ये फ़ैसला किया गया है कि 2024 से जब ये ग्रेडिंग का नया फार्मूला आ जाएगा तो ये 40% मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि आपको 40% मार्क्स लेकर ही पास होना पड़ेगा। अगर आपके 100 में से 39 नंबर होंगे तो आप पास तसव्वुर नहीं होंगे बल्कि आप फ़ेल तसव्वुर होंगे। जो इब्तदाई इस सिलसिले में रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक CGPA का 5 दर्जे या 5 स्केल जो हैं वो बनाए गए हैं। इन 5 दर्जों में पहले नंबर पर 5 GPA होगा और ग्रेड AA+ होगा। ये 100% के करीब, यानी कि 94-95% से लेकर 100% के करीब तक ये मिलेगा। इससे नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे 90 से 94% है तो आपको 4.7 आपका GPA हो जाएगा और ग्रेड AA+ जो A+ है उससे नीचे आकर A+ हो जाएगा। इसी तरह आपका 85 से 79 से 85% पे देख लें 4.3 हो जाएगा, 80 से 84% पर 4 GPA हो जाएगा। इस तरह आप नीचे आते चले जाएं तो ये नीचे आता चला जाएगा। ये जो नया इम्तिहानी और ख़ास तौर पे नताइज के हवाले से और पेपर्स के हवाले जो सिस्टम आ रहा है, क्या ये फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, ये बड़ी अहम डिबेट है। क्या हमारे बच्चे जो स्कूलों में इसके साथ चल सकेंगे और जिस तरह की एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर होंगी इस रिज़ल्ट को तैयार करने के लिए, वो उस्ताज़ा के पास और मुतल्लिका जो बोर्ड्स हैं उनके पास ये दस्तियाब होंगी। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और मैं बहुत ही मशकूर हूँ, हमारे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनमें काशिफ सदात चौधरी साहब मौजूद हैं। आप सूबाई सदर हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ, काशिफ अदीब जावेदानी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मरकज़ी सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें टेलीफोन लाइन पर सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के सरबराह रज़ा रहमान साहब भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन असल बात सिर्फ स्टूडेंट्स को ये बताना है आज के प्रोग्राम के ज़रिए कि ये जो कुछ 2024 से होने जा रहा है ये दुरुस्त है, ठीक है, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। सबसे पहले काश सब चूँकि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा इस चीज़ को लिया जाता है, समझा जाता है, देखा जाता है जी कि शायद वहाँ पर हमारे बच्चे जो है एक गरीब घरों के बच्चे चले जाते हैं, वो बच्चे जो बहुत सारे महंगी ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। एक नया सिस्टम आ जाएगा, नताइज के हवाले से ग्रेडिंग हो जाएगी। मुझे अगर मैं इसको कैम्ब्रिज के हवाले से देखता हूँ, बाकी हवालों से देखता हूँ, मुझे ज़ाती तौर पे अच्छा लगता है, मुझे ठीक लगता है। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में अच्छा लगना ना लगना मैटर नहीं करता। आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, 9th के स्टूडेंट्स के हवाले से, 11th के स्टूडेंट्स के हवाले से, आप इसको किस तरह वैल्यू करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, पहले तो एक इसमें करेक्शन करेंगे, ये पंजाब के अंदर कोई नया सिस्टम नहीं होगा। सही, ये सिस्टम पहले भी एक दफ़ा 2011 में तमाम पंजाब के बोर्ड्स इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और उस वक्त भी यही कॉन्सेप्ट लगा के नारा दिया गया था कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा, और वो बच्चे आज तक ख्वार हो रहे हैं। उनको फेल नहीं किया गया, उनको ग्रेड दे दिया गया, वो बेचारे FA कर गए, BA कर गए, बाद में पता चला मैट्रिक दोबारा करना है, इम्प्रूव करना है। 2011 में ये ऑलरेडी यहाँ हो चुका है। हम सोचे समझे बगैर इंप्लीमेंट कर देते हैं ना चीज़ों को। अच्छा, अब वो बाज़ बच्चों के ऐसे ग्रेड आ गए, वो पास थे लेकिन इसके बावजूद वो फेल का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था ना, उस वक्त फेल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। लेकिन अब 40% अब जो आ रहा है, उस वक्त भी ऐसे ही था, बिलो एवरेज करके कहा गया था कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि फेल का लफ्ज़ लिखने से बच्चे की जो है ना वो सलाहियतें मुतासर होती हैं।
तो इसलिए अच्छा। बिलो एवरेज लिख दिया। जज्बाती उसकी जो है ना जज्बाती डैमेज होता है, उसको, हाँ जी। इमोशनली डैमेज हो जाता है वो। जी जी, तो सही है। उसको करने के लिए उस वक्त ये तजर्बा हुआ और 1 साल के बाद ये तजर्बा रिवर्स हो गया और वो बेचारे स्टूडेंट्स आज तक वो FSC कर गए, वो आगे पढ़ गए, उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस के जरिए से उन्होंने आगे दाखिले ले लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस ने उन्हें दाखले नहीं दिए इसी वजह से कि वो बिलो एवरेज थे। ये तो एक टेक्निकल और दूसरी बात है गया ना। अब आ जाए इसके ऊपर कि हम जब देखते हैं कि एक बच्चा जो है उसने नंबर लेने के लिए वो बड़ी जद्दोजहद कर रहा है, जैसे कि हम देखते रहे कि 1100 में से 1100 भी आते रहे और इस तरह नीचे भी, तो एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है। अब ये जब आप ग्रेडिंग सिस्टम में चले जाएंगे, A ग्रेड है, AA ग्रेड है, AA+ है, जो भी है सारा कुछ, तो उसमें काफ़ी परसेंटेज इकट्ठी हो जाएगी, बच्चों को एक एक नंबर के लिए जो एक प्रेशर होता है उसकी तरफ नहीं जाना पड़ेगा। नजम भाई, ये यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि एक एक नंबर के लिए उस पर प्रेशराइज नहीं होगा। हम बेसिकली अपने मसाइल और अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने की बजाय रोज़ नए तजर्बात करते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम कहाँ से निकला है? मार्किंग सिस्टम से। सही, मार्किंग होगी, उसको नंबर तो आपने देने हैं, नंबर के बाद आपने उसका ग्रेड लगाना है, तो वो नंबर को ही कन्वर्ट करना है आपने ग्रेड्स के अंदर। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि 95% लेने वाला नंबर या 95 नंबर लेने वाला बच्चा और पूरे 100 नंबर लेने वाला बच्चा बराबर हो जाएंगे। सही। तो वो जो मैं समझता हूँ कि एक उसके अंदर हेल्दी कंपटीशन भी था कि बच्चे उस चक्कर में पढ़ते भी थे, बच्चे कोशिश करते थे कि मेरे नंबर किसी दूसरे से कम ना आए। परसेंटेज में बीच में आगे जैसे 90 से 95 नंबर लेने वाले सारे एक ही, सारे एक कैटेगरी, 95 से 100 लेने वाले सारे एक कैटेगरी में फॉल करेंगे। जहां उसके कुछ, लेकिन कैम्ब्रिज में, O लेवल्स में, लेवल्स में यही तरीका कार चलता है। लेकिन एक और चीज़ है ना नजम भाई, इसके अंदर जो हमें देखने की ज़रूरत है कि वहाँ आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी नंबर होते हैं, वहाँ आपके इंटरनल एग्जामिनेशन के नंबर होते हैं, वहाँ आपके अटेंडेंस के नंबर होते हैं, वहाँ आपके इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है स्कूल्स के अंदर उसके भी नंबर होते हैं, वहाँ आपके असाइनमेंट्स के नंबर होते हैं। यहाँ हमने कहा कि जी हम उनके पीछे चल के, तो हमने बगैर किसी उस स्कीम को देखे हुए हमने बात तो उसमें फ़र्क क्या डाला? सिर्फ ये फ़र्क डाला कि 90 नंबर लेने वाला और 95 नंबर लेने वाला बराबर है। 4 GPA से इसके अलावा 5 GPA इसके अलावा आपने इस सिस्टम के अंदर क्या आपने असाइनमेंट्स को शामिल किया? क्या आपने जो बच्चों की हाजिरी है उसको शामिल किया? या आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, उसकी प्रेजेंटेशन को, उसकी यूनिफॉर्म के नंबर होते हैं, मिड्स वगैरह शामिल करते हैं, मिड के एग्जाम होते हैं, हर चीज़ की, मतलब जो बेसिकली जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये मसाइल जट की बात करते हैं। आपके ख्याल में ये सिस्टम फायदेमंद है, नुकसानदेह है, क्या कहते हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये वही सिस्टम है, जब आपने एक सालाना इम्तिहान लेना है 100 नंबर का या 75 मार्क्स का बच्चे ने पेपर देना है, उसको सवाए इसके कि उस बच्चे का 90 और 95 वाला बराबर होंगे, इसके अलावा और कोई फायदा नहीं इसका। क्यों? उसकी वजह है कि आपने उसके बाकी जो, अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम दुनिया के अंदर देखें तो उस ग्रेडिंग सिस्टम की बाकी रिक्वायरमेंट्स को तो आपने हाथ भी नहीं लगाया। जब आप उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, अगर आपने जाना है, दूसरा जो नंबरों की दौड़ का हम बार बार कहते हैं ना, नंबरों की दौड़ का मसला है हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम। हमने सारे का सारा इम्तिहान जो है उसके अंदर 70% तो हमने ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, यानी या MCQs हैं या 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और इवन बाज सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन को भी वो 2-3 हिस्सों में बांट देता है एग्जामिनर। जब आप 2-3 हिस्सों में बांट के वो भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो फिर नंबर तो उसमें आएंगे बच्चे के। आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की बजाय आप उसको इम्प्रूव करें, उसके अंदर बाकी चीज़ें डालें, उसको बेहतर स्ट्रेटजी के तौर पर लाएं। बिल्कुल दौड़ के इम्तिहानी सिर्फ इम्तिहानात तक महदूद ना रखें, बल्कि इसमें मिड्स को शामिल करें, इसमें टीचर्स की एवोल्यूशन को शामिल करें, डेफिनेटली शामिल होनी चाहिए। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आपने इसको करना है तो फिर आप इसको प्रॉपर उसी तरह करें जिस तरह दुनिया में राज है, राइज है। सही है। ये नहीं है कि आपने उठे और आपने देखा अच्छा वो फलाने के रिजल्ट कार्ड के ऊपर ग्रेड लगते हैं, तो ये तो आप वो जो पहले नंबर बच्चे को दे रहे हैं आप उसको कन्वर्ट कर दें, फर्क क्या होगा? उन नंबर को ग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं सिर्फ आप, बाकी क्या डिफरेंस है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, ना आप कैरिकुलम को ऐड किया ना किसी और सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स जो हैं, चूंकि थोड़ा सा माहौल प्राइवेट स्कूल से मुख्तलिफ होता है, प्राइवेट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं इसको किस तरह देख सकते हैं, क्या उनको फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? काशिफ अदीब जावेदानी, मरकज़ी सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के, काशिफ साहब आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? बहुत शुक्रिया नजम भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक ये चूज़ किया है। सिलसिला ये है कि अब सरकारी टीचर यहाँ पे बैठे हुए, हेड्स बैठे हुए हैं, इनका जो मुद्दा है वो सेम हमारा भी मुद्दा है। अच्छा, मतलब कान यहाँ से पकड़ो, कान यहाँ से पकड़ो, चीज़ वही है।
नंबर्स की आप गेम में चल रहे हैं। सिर्फ IBCC की जो मीटिंग हुई है उसमें जो बोर्ड्स के सरबराहान होते हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है जी कि हमारा तकरीबन 50% जो मैट्रिक में बच्चे अपीयर होते हैं, पंजाब में तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें से 50% जो बच्चे हैं वो तकरीबन फेल होते हैं मैट्रिक में। और उन 50% में से भी बच्चे जो मेजॉरिटी है उन्होंने ये एक एनालिसिस किया जी वो अपनी स्टडी को मैट्रिक में अगर फेल हो जाए तो वो छोड़ देते हैं, कामों में लग जाते हैं। उनको वहाँ पे रखने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये नंबर गेम और उनको नफ्सियात को टैकल करने के लिए कि जो पेरेंट्स ने और अकेडमीज़ ने और स्कूलों ने जो एक दौड़ लगाई हुई है कि जी जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसमें वहाँ पे बच्चे ज़्यादा पढ़ने के लिए आते हैं, एडमिशन ज़्यादा होते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए बेसिकली जो IBCC का ये एक थिंकिंग थी कि हम ये किया जाए। अच्छा, सिलसिला ये है, इन्होंने थिंकिंग अच्छी सोच रख के कर तो दी है, लेकिन इसके पीछे जो वर्किंग क्या उन्होंने पूरी की है, ये हम O लेवल्स को या A लेवल्स को हम इसकी वो तकलीद कर रहे हैं, उसका हम नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो आपने 5 ग्रेड किए हैं ना सर, आगे ग्रेड आता है, U भी आ रहा है, ग्रेड आ रहा है, E भी ग्रेड आ रहा है, D भी ग्रेड आ रहे हैं, 10 तक जा रहे हैं ग्रेड। U जो है वो फेल की बजाय उन्होंने अनसेटिस्फैक्ट्री का लिख दिया हुआ है ताकि बच्चे की नफ्सियात और पेरेंट्स में नफ्सियाती तौर पर ये लगे कि वो फेल नहीं हुआ भाई, उसमें रूम पर इम्प्रूवमेंट है, वो कर सकेगा, इसको आप पढ़ाएं और इसको लेकिन U वाले को दाखला दुखला कहीं नहीं मिलता फिर सर। दाखला तो अब देखें ना, दाखला अब एक ही कैटेगरी 3 उन्होंने कर दी है। यहाँ पे अगर मैं लाहौर में हम बैठे हुए हैं, लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो खींच तान के 40 से 50 हज़ार सीटें कॉलेजेस में बनती हैं। इससे ज़्यादा मैट्रिक में बच्चा पास हो जाए तो मुसीबत पड़ जाती है कि कॉलेजेस में दाखला कहाँ मिल रहा है। अब यहाँ इन्होंने कॉलेजेस ने अभी क्या सिलसिला किया है कि हम कौन से A वाले को दाखला देंगे, A++ वाले को देंगे, A+ वाले को देंगे कि A वाले को देंगे। यहाँ पे सैकड़ों बच्चों ने A लिए होंगे और A लिए होंगे, सारे कह रहे होंगे हम तो A में हमें दाखला ही मिल रहा है। ये आप देखा है माजी में ये गड़बड़ एक और पैदा हो जाएगी कि जो A+ में आ रहे हैं या A में आ रहे हैं, बाज़ A वालों को दाखला मिल जाएगा, बाज़ A वालों को नहीं मिलेगा। सर यही कह रहा हूँ, यही होगा और नफ्सियाती तौर पर बच्चे वहाँ पे फेडअप हो जाएंगे और पेरेंट्स कहेंगे हम किस मुसीबत में पड़ गए हैं, पहले तो नंबरों में फिर चंगे थे, हमें पता था हमने जाना कहाँ है, अब A में इतनी कन्फ्यूजन होगी, हमें A लेके भी हमें नहीं दाखला मिल रहा। एक और मसला हो जाएगा कि शायद डोनेशन सिस्टम भी शुरू हो जाए। जी ये पहले भी था ये, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे बच्चे एक ही लेवल के आ गए और आपने सिर्फ अपने पिक एंड चूज़ करनी है, वहाँ पर ज़ाहिर आपको इंटरव्यू शामिल कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो ये तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अच्छा हो जाएगा कि इसमें से जो डोनेशन दे वो दाखिला ले जाए। न सब इस्तेसाल हो रहा है ना वालिदैन का। यहाँ पे तालीम भी तो महंगी है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखना तो प्राइवेट सेक्टर की तालीम कौन सी सस्ती है। यहाँ तो गवर्नमेंट को हमें सब्सिडीज़ देनी चाहिए। 24 किस्म के टैक्सेस लगा के तालीम को इन्होंने खुद महंगा किया हुआ है। यहाँ पे हम रोना रो रहे हैं कि लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए। यहाँ पे जो एक्चुअली हकीकी लिटरेसी रेट है हमारा तो 58 to 60 कहा जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी जो लिटरेसी रेट है जो इसको हकीकी कहा जाता है वो तो तकरीबन 28 से 30 के दरमियान फिर रहा है पाकिस्तान का लिटरेसी रेट। इस लिटरेसी रेट को लेकर और इस तरह की पॉलिसीज़ बना के और ख़ुद अंदर बैठ लेकिन काई साहब एक बात मुझे बताएं, कैम्ब्रिज और बाकी जितने जदीद ममालिक हैं वो तो इस सिस्टम को कामयाबी से चला रहे हैं। हमें क्या, हम क्या हैं, हम शादौले के चूहे हैं या हम लूले लंगड़े हैं, हम क्यों नहीं चला सकते सर? वाकई शादौले के चूहे हैं क्योंकि कैम्ब्रिज से सिस्टम शुरू होता है, प्ले ग्रुप से शुरू कर देते हैं उनकी तालीम देना। यहाँ पे तो हमारी करिकुलम डेवलपमेंट नहीं हो रही। यहाँ पे एक हुकूमत आती है उर्दू में तालीम कर देती है, दूसरी आती है इंग्लिश में कर देती है। सरकारी टीचर यहाँ पे टेंशन में रहते हैं हमने उर्दू पढ़ाना है कि इंग्लिश पढ़ाना है। दूसरा यहाँ पे करिकुलम डिपार्टमेंट जो है यकसा निज़ाम तालीम का एक भोंडा सा नारा लगाया गया, उसको भी सही तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सके और वो भी अब बीच में लटक गया हुआ है। पेरेंट्स और वालिदैन वही कोर्स पढ़ रहे हैं जो उससे पहले हम पढ़ाया जा रहा था। करिकुलम यहाँ पे डिपार्टमेंट कोई विंग है नहीं है जो प्रॉपर तरीके से उसको बना रहे हैं कि हम उस ग्रेडिंग के सिस्टम के करिकुलम पढ़ सके। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह, ट्रेनिंग कोई भी नहीं है। ना तो सरकारी टीचर्स के लिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग है, कायद को कहा जाता है कि ट्रेनिंग किया जाता है। 4 से 5 लाख टीचर्स सरकारी है, 12 लाख प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं। और भाई जब आप हमें ग्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग नहीं देंगे, हमने किस तरह ग्रेडिंग के लिए बच्चे को तैयार करना है? वही कोर्स दकियानूसी जो हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ाना है हमने। तो यहाँ कान वहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, आपने तो सिर्फ पैसे खर्च कर दिए हैं, इसके ऊपर तो प्रॉपर वर्किंग की नहीं। आप ये कह रहे हैं कि बुनियादी बात वही है कि मार्किंग का सिस्टम वही है, नंबर उसी तरह आने हैं, सिर्फ ये कि रिजल्ट के ऊपर नंबर नहीं लिखे हुए होंगे और वो ग्रेड की सूरत में आ जाएगा और उससे आपको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे चक्कर भी वही है, सिर्फ दाखिलों में कंफ्यूजन हो जाएगी जब एडमिशन लेने के लिए जाएंगे। बिल्कुल 30 लाख बच्चा गया हुआ है, हजारों की तादाद में बच्चे जो है उस पर एक ही ग्रेड में मौजूद हैं और एक कॉलेज के पास नशिस्तें भी महदूद हैं, तो उसके पास A वाले बहुत ज़्यादा चले गए, A+ वाले बहुत सारे चले गए, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन या कोई इंटरव्यू या उसकी मर्जी हो जाएगी वो किसको दाखिला दे। वरना वो जो जैसे कहते 975, 974, 973, 972
उस तरह नहीं वो दे सकेंगे। ये सारी नजम भाई, इस पर मैं ऐड कमेंट जी आप जी, मैं इसमें 2011 में जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था ना पंजाब, उस वक्त यही हुआ था कि बच्चे जो पासिंग रेशो थी बहुत ज़्यादा हो गई बच्चों की, क्योंकि आपने 33% से ऊपर जितने थे सबको पास डिक्लेयर किया और जो एक आध सब्जेक्ट में फेल था वो भी पास हो गया। उसकी वजह से हुआ ये कि कॉलेजेस में वक्त पड़ गया था कि बच्चे बिठाने कहाँ हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो डबल शिफ्ट में चला भी लें तब भी ये स्टूडेंट दाखिल नहीं हो सकता, मैट्रिक में इतना पास हो जाएगा। और इसी तरह ये बुनियादी तौर पर मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि या तो उस निज़ाम को फॉलो करना है ना, तो फिर उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करें, वरना तजर्बे ना करें। बच्चों के साथ जुल्म आप करते हैं कि आज एक सिस्टम है, कल दूसरा सिस्टम है, अगले साल पता चलेगा नहीं ये ग्रेडिंग सिस्टम 2011 में आया था, फिर निकल गया। अच्छा, इसी पर बात करने के लिए चूँकि ये सिस्टम जो है बड़ी कामयाबी के साथ कैम्ब्रिज में या आप कनाडा चले जाएं या आप कहीं भी चले जाएं, मुख्तलिफ ममालिक में चल रहा है। जीपीए सिस्टम बड़ा मशहूर है, हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जीपीए सिस्टम चल रहा है और ग्रेडिंग वाला सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन हमारे पास जब आ रहा है तो हम इसके लिए तैयार हैं, हमें फ़ायदा देगा या नहीं देगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब रिज़ा रहमान साहब। आप सरबराह हैं सर्विस स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के। रिज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र। रिज़ा साहब, ग्रेडिंग सिस्टम आ गया आप, और इस पर आपकी क्या राय है, किस तरह समझते हैं, क्या सूरत हाल है, ये चलेगा यहाँ पर नहीं चलेगा? सर, ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो दुनिया के बड़े ममालिक में, कनाडा में, अमेरिका में और बहुत सारे ममालिक में ये मौजूद है और ये बड़ा कामयाबी से चल रहा है। और मेरा ज़ाती राय तो ये है कि जब ये पाकिस्तान में भी आएगा तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, जिसमें से चंद एक मैं आपकी नजर करता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो आजकल नंबरों की दौड़ लगी हुई है ना जी, ये ख़त्म होगी, ये कम होगी। हर वालिदैन को ये ख्वाहिश है कि उसके बच्चों के नंबर 1090 आ जाएं 1100 में से। हर एक की ख्वाहिश है कि वो 1100 में से 1100 नंबर ले ले। सबसे पहले तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म होगा और बच्चे अपने CGPA की तरफ आएंगे और बच्चे अपने ग्रेड्स की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ एक और जो चीज़ है वो जो यहाँ पे डुअल एजुकेशन दी जा रही है ना, कि स्कूलिंग भी करनी है और एकेडमी भी करनी है, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा वालिदैन को और बच्चों को मिलेगा और एकेडमी को डिस्करेज किया जाएगा। और ये भी डायरेक्टली बच्चों की फेवर में जाएगी। और उसकी रीज़न भी ये है कि हमारा बच्चा तकरीबन 10 से 12 घंटे रोज़ाना पढ़ता है। तो इंसानी जहन 10 से 12 घंटे जब पढ़ता है तो मेरा ख्याल है कि उसको आराम और रेस्ट नहीं मिलता। और साइकोलॉजी भी ये कहती है कि आपके पास 45 मिनट हैं अपनी अटेंशन को, एक पीरियड में अपनी अटेंशन को बेहतरीन तौर पे देने के लिए, और 6 घंटे आपके पास पूरे दिन में हैं कि आप अपनी एकेडमिक्स को या अपनी एजुकेशन को 6 घंटे रोजाना दें। नहीं, इसमें तो जो बात यहाँ पर रिज़ा साहब ये की जा रही है, काशिफ जावेदानी साहब भी मौजूद हैं, काशिफ शाह चौधरी भी मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर जो आपके इम्तिहान में आएंगे उसको ग्रेडिंग में तब्दील कर दिया। मिड्स में क्या है, कोई गैर निसाबी सरगर्मियाँ क्या हैं, इसमें बाकी जो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई। तो ये, और दूसरी बात है जब आप नंबरों की बजाय जैसे 975, 976, 977 नंबरों की बजाय ग्रेडिंग पे चले जाएंगे तो दाखिलों के सिलसिला कैसे चलेगा, दाखिले कैसे होंगे? हाँ साहब, इसमें देखिए कि ये बात तो वजह है कि गवर्नमेंट को अपना सिस्टम अपग्रेड करना चाहिए। अगर तो सिर्फ उन्होंने फेस कवर चेंज कर दी है और उसको ग्रेडिंग सिस्टम कह दिया और बैक एंड पे सारा रट्टा सिस्टम ही है, तो ये एक नहायत भोंडा मजाक होगा, बच्चों के साथ ज्यादती होगी, ये नहीं होना चाहिए। इसका तो मैं यहाँ पे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि IBCC जो भी हमारे सरबराहान हैं वो इसका ख्याल रखें कि जो दुनिया भर में अगर ये सिस्टम राइज है तो उसके पीछे कॉन्सेप्शनल स्टडी है, बच्चे को कॉन्सेप्ट दिया जाता है, बच्चे के नॉलेज को एनहांस किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन को मजबूत किया जाता है और उसी की बेसिस पे एग्जाम लिए जाते हैं, जैसे कैम्ब्रिज के लिए जाते हैं। अगर आपने सिस्टम दुनिया का फॉलो करना है और उसी के सामने आप कवरिंग फेस ये लेके आ रहे हैं कि हमने ग्रेड सिस्टम देना है, तो मोस्ट वेलकम, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपने बैक एंड पे वही पुराना मैट्रिक का सिस्टम रखना है जिसमें रट्टे के बेस पे आपने बच्चों को नंबर देने हैं और जो पेपर चेकर है उसने एज इट इज बुक का जो लिखा हुआ है उसी को कॉपी करके उसी की असेसमेंट करके बच्चे को मार्क्स देने हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये सरासर जाती और गलत है। ये नहीं होना चाहिए। और देखें, हमें तो ये देखना है ना कि हमारे बच्चे इस ग्लोबल विलेज में, हम इस वक्त एक ग्लोबल विलेज ही पूरी दुनिया बन गई हुई है, इसमें हमारे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ कैसे कम्पीट करेंगे। मैं आजकल कनाडा के स्टडी विजिट के ऊपर हूँ सर, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोगों को जो यहाँ के मुकामी हैं
उनके बच्चों को इतनी ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्टडीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, लेकिन वो हमारे बच्चों से बहुत आगे हैं। इसकी रीजंस क्या हैं? इसकी रीजंस ढूंढना, इसकी रीजंस जानना बहुत जरूरी है। और इस रीजंस के अंदर ये बात सरे फहरिस्त है कि इनके बच्चे कॉन्सेप्शनल स्टडी को पढ़ते हैं, रट्टे नहीं लगाते, क्लियर करते हैं। सही है, सही है, रट्टे नहीं लगाते। और आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इस सिस्टम को लाना चाह रहे हैं तो आपको इसके बैक एंड के ऊपर जितना सिस्टम है उसको भी चेंज करना होगा, वरना ये सिर्फ एक मास्क होगा और ये तब्दीली नहीं होगी, ये रियल तब्दीली नहीं होगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रिजा रहमान साहब। हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे बाकी गेस्ट भी मौजूद हैं। आपने काजी से सुना, वो कह रहे हैं कि हमें चलना चाहिए दुनिया के साथ, जो सिस्टम उनके पास है उस सिस्टम को लाना चाहिए। नजम, अभी 40% इन्होंने इस साल चेंज किया कॉन्सेप्चुअल पेपर का, जो उन्होंने पॉलिसी जो आई है। क्या 40% कॉन्सेप्चुअल जो है, इसमें आप समझते हैं कि हम दुनिया के साथ चल सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, इस 40% को भी पढ़ाने के लिए कि क्या टीचर्स के बाद इतना इल्म या नॉलेज है, ख़ासकर सरकारी टीचर्स के पास, कि वो अपने सरकारी बच्चों को इस कॉन्सेप्चुअल के ऊपर कर सके। उन्हें सरकारी टीचरों पे चढ़ाई कर दी आपने। नहीं, मैं अपने भी तरफ भी आ रहा हूँ, मैं एक सरकार की भी बात कर रहा हूँ और अपनी भी तरफ आप भी देखें ना, मैं आ रहा हूँ। नहीं, वो फिर दूसरी तरफ बात आ जाएगी कि आपने जो मैट्रिक और एफए लड़कियां रखी हुई हैं उनके पास कितनी सलाहियत है पढ़ाने की। मैं अपनी तरफ भी आ रहा हूँ। मैंने आपसे पहले प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के मसले मसाइल एक ही तरह के हैं, काफ़ी उसमें मसले हैं। टीचर्स के वाले से भी है कि हमारी ट्रेनिंग भी नहीं होती ना। सही है, टीचर्स तो इनकी भी नहीं होती। कायद में अगर ये जाते हैं, हमें तो कायद में बुलाया भी नहीं जाता, और 12 लाख टीचर्स हम हैं पंजाब में। अच्छा, इसका फ़ायदा नुकसान आपको क्या नज़र आ रहा है अभी आने वाले दिनों में? क्योंकि अब 2024 में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, अब पिछले रिजल्ट कुछ और हैं, आगे वाले कुछ और आने वाले हैं, कुछ और बनने वाले हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, फ़र्क जो है ऐसा अगर देखा जाए तो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फ़र्क ही पड़ेगा। जो वालिदैन को लगेगा, वो स्टूडेंट्स को लगेगा जी हम पास हो गए। कोरोना के दिनों में इन्होंने सबको 1100 में से 1100 नंबर दे दिए थे, साइकोलॉजिकली तौर पर वो कह जी सब पास हो चुके हैं। लेकिन बात वो ये, जिस तरह काशी साहब ने कहा, कॉलेजेस में गए तो उन्होंने दाखिला नहीं दिया। उन्होंने कहा जी लिमिटेड सीट है, हम तो अपना एक टेस्ट लेके फिर दाखिला देंगे। अब इसमें सिलसिला ये शुरू हो जाएगा कि जब ए ग्रेड, अगर 1000 बच्चों का ए ग्रेड आ गया और सीटें सिर्फ 50 है, तो कॉलेजेस अब ये करेंगे, वो अपना टेस्ट सिस्टम एक नया शुरू कर देंगे और उसके ऊपर जो उतरेगा पूरा उतरेगा। मुझे भी यही लग रहा है, इंटरव्यू या टेस्ट सिस्टम अपना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जो रह जाएंगे बच्चे सर, उनका फिर क्या बनेगा? और वहाँ बात वही आ जाएगी जो हम हुकूमत चाहती थी कि हम बच्चों का जो ऐसे साल ना हो या बच्चों को ज़हनी तौर पर हम परेशान ना करें। बच्चे तो दाखिला ना मिल के फिर परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल सही। वैसे ये इशू चेंज क्या नज़र आएगी आपको आने वाले दिनों में? नजम भाई, चेंज इसमें जो अभी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 2011 में भी सेम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, विद इन 1 ईयर वो वापस हो गया। यानी एक वो जो 11 से 13 का सेशन था ना, उसी के दौरान वो वापस हो गया, फिर दोबारा नंबर सिस्टम पे आ गए। उसके लिए करना चाहिए था। हाँ, मैंने आपसे अर्ज की ना कि पिछला जो, अगर आपने राइज करना है तो फिर आप अपना कैरिकुलम तो चेंज करें। कॉन्सेप्चुअल देने हैं आपने, एनालिटिकल क्वेश्चन देने हैं आपने, उन डोमेन्स के ऊपर जाना है, तो फिर आपको कैरिकुलम उसकी बुनियाद पे बनाना पड़ेगा। सही। असातिज़ा की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर इस वक्त जो हम 3.25 लाख असातिज़ा हैं ना, तो 3.25 लाख असातिज़ा में से 2.5 लाख असातिज़ा जो हैं वो मास्टर्स हैं, उसमें से तो 30-35 हज़ार एमफिल बैठे हैं और इवन पीएचडीज भी बैठे हैं हमारे पास। अब वो जो एक खेप थी जिसको वो उस ज़माने के हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो भी पढ़े लिखे लोग थे, वो जो आपको क्वालिफिकेशन उनकी मैट्रिक या एफए नजर आती थी, वो लोग अब तो खैर रिटायर हो गए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और एकेडमी का सिस्टम कहा जा रहा था कि खत्म हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक तो नंबर 1 मेरिट सिस्टम पर माल होगा। सही। जो कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए मेरिट होता है, वहाँ सिफारिश इंट्रोड्यूस हो जाएगी, आपके सामने आएगी ये बात। और उसके साथ साथ होगा क्या, वो जो कॉलेज का टेस्ट है उसके एक एकेडमी तो बच्चे पढ़ते 9-10th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एक एकेडमी का सिस्टम उन टेस्टों की तैयारी के लिए अलग से नया राइज हो जाएगा। अच्छा, रिजा साहब कह रहे थे कि इसमें एकेडमी सिस्टम की हौसला शिकनी होगी। नहीं, हौसला शिकनी तब होगी जब आप कैरिकुलम की बेस पे जाएंगे, जब आप बच्चे को असाइनमेंट्स के नंबर देंगे, जब आप बच्चे को उसकी प्रेजेंस के, मैं इस पे दोबारा कमेंट चाह रहा हूँ रिजा रहमान साहब का। रिजा साहब, इससे मेरिट सिस्टम पामाल होगा, सिफारिश आ जाएगी, क्योंकि जब आप 94 से 100% के दरमियान या 90 से 94% के दरमियान बहुत बड़ी तादाद में बच्चे होंगे, वो एक जैसे ही बच्चे होंगे, कॉलेजों के पास सीटें कम होंगी, किसको दाखिला देना है किसको नहीं देना ये उनकी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी, क्योंकि सीटें कम है उनके पास, तो मेरिट सिस्टम पामाल हो जाएगा। डू यू एग्री? खान साहब, देखें, कॉलेज में तो अभी भी बहुत सारे बच्चों को दाखिला नहीं मिलता, बल्कि लाखों बच्चों को दाखिला नहीं मिलता। मैट्रिक
3 मिलियन बच्चे करते हैं और तकरीबन 1.2 मिलियन बच्चे कॉलेजेस में जा पाते हैं। इसी तरह 1.2 मिलियन बच्चे जो कॉलेजेस लेवल पे पढ़ते हैं, उसमें से यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 3 से 4 लाख बच्चा हर साल जाता है। तो दाखिला हमारे यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तो बहुत कमी है। सेकंड शिफ्ट लगाना या ये एक और मैटर है, इस मैटर का हमारे CGPA से या हमारे ग्रेडिंग सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक और चीज है या एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बाद में अराइज होगी। इसका सोल्यूशन भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये पहले से चलती आ रही है और बहुत सारे बच्चे अपने दाखिला ना लेने की वजह से कॉलेजेस में नहीं कर पढ़ पाते क्योंकि वहां पे सीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। अच्छा, आपसे तो चूंकि मेरे पास आज वक्त महदूद है, मैं सिर्फ अगर आपसे ये पूछूं कि आप इसकी हमायत करते हैं, मुखालफत करते हैं, क्या जवाब होगा आपका? सर, मैं इसकी जबरदस्त हमायत करता हूं और मैं समझता हूं कि ये बच्चों के लिए फायदेमंद है। हमें हर उस चीज की हमायत करनी चाहिए जो बच्चों के लिए बेहतरीन हो, जो हमारी कौम को बनाए, जो हमारी कौम का फायदा करे। बस मेरा तो इसमें 2 लाइनर सा ये आंसर है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान रहमान साहब। काशिफ जावेदानी साहब, मैं आपसे पूछूं कि आप एक झटकी सी बात करते हुए इसकी फेवर करते हैं, इसको अपोज करते हैं? नहीं सर, इसको ना मैं इसकी फेवर कर रहा हूँ ना इसको अपोज कर रहा हूँ। अच्छा, जो अगर अपने ज़ाती ये राय दूँ आपको, क्योंकि इसमें सर टाइम और वक्त और पॉलिसीज़ बनाने का टाइम है, अभी मिल बैठने का टाइम है। अगर बच्चों के लिए इसको करना है, कोई देर पा पॉलिसी बनाए। यहाँ पे 6 एजुकेशन पॉलिसीज़ हुकूमतों ने बनाई है, एक भी इंप्लीमेंट नहीं कर सके। तो भाई साथ बैठा के तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठाएं। कौम तो हमारी है, बच्चे तो हमारी है, क्यों ना हम करेंगे? हमें आप इतमाद में लें, इंशाल्लाह इससे बेहतर आप। यानी कि आप कहते हैं कि ये अच्छा भी इसमें कुछ है, अच्छा भी इसमें है, लेकिन इसमें खामियां भी मौजूद हैं, लिहाजा आप इसको ना फेवर कर रहे हैं ना अपोज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर बैठना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए। काशिफ शहजाद चोइस साहब, आप क्या कहते हैं? नजम भाई, मैं तो इसी तरह जिस तरह ये इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ना, ट्रेडिशनल उन्हीं नंबरों को कन्वर्ट करने के लिए, उस सिस्टम की तो मैं भरपूर मुखालफत करता हूँ। और उसकी वजह यह है कि जब आपने कोई तब्दीली लाई नहीं पूरे निज़ाम के अंदर, ना आपने सिलेबस बदला, ना आपने उसका बाकी ग्रेडिंग सिस्टम के पीछे जो बैकग्राउंड है उसकी, जो बच्चों को आप कहते हैं ज़हनी दबाव से निजात दिलाती है, उस सिस्टम को आप देखे बगैर, उस कैरिकुलम को बदले बगैर, आप उन्हीं नंबरों को कन्वर्ट करने के बाद आप कहते हैं कि जी हमने ग्रेडिंग सिस्टम राइज कर दिया, और फिर आप एक दफा ये सारे के सारा तबाही भी कर चुके हैं। ना इसके बैकएंड पे कुछ बदला, ना बैकएंड पे बदला और ना फोरएंड पे कुछ बदला। फोरएंड पे जब दाखिलों की बात हम करेंगे तो वहां पर भी दाखिलों भी करेंगे, एकेडमियां भी बढ़ेंगी, बाकी काम भी बढ़ेंगे। और आपने इसको करना है तो ये हमेशा की तरह उसी तरह, ना किसी स्टेक होल्डर को गवर्नमेंट स्कूल के, ना किसी प्राइवेट स्कूल के स्टेक होल्डर को साथ बिठाया गया। बैठे बिठाए 2011 की तरह एक नया तजर्बा किया जा रहा है। 2011 में भी 1 साल बाद वापस हो गया था, और यहाँ भी यही हालात लगते हैं। जब बच्चों की तादाद इतनी होगी, एहतजाज होंगे, उनको दाखिले नहीं मिलेंगे, फिर ये कहेंगे कि फिर वापस सालों के और अगले सालों के जो पीछे तो नंबर लेके आए हुए हैं। जब भाई पिछले सालों वाले बच्चे जो 2011 वाले थे, मैं बता रहा हूँ कि अभी तक वो मैट्रिक के स्पेशल इम्तिहान लेके उनसे वो पास करवाए गए सब्जेक्ट जिनमें वो उनके बिलो एवरेज नंबर थे, और आप उनका रिजल्ट कार्ड देखेंगे ना, तो ये हैरानगी की बात आपके लिए भी होगी, आम लोगों के लिए भी, कि एफएससी या एफए उनका बाद में है, सॉरी पहले है, मैट्रिक की डेट उनकी पासिंग की बाद में है। ठीक है, ऐसा भी है। इस पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ चोइस साहब, आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं और आपका ये कहना है कि क्योंकि इसके बैकएंड पे भी काम नहीं किया गया, इसके नताइज जो आएंगे उस पर भी काम नहीं किया गया, जो दाखिले होंगे वो किस तरह होंगे, सिफारिश कल्चर, मेरिट पामाल होगा, वो किस तरह उसको देखा जाएगा। काशिफ जावेदानी साहब कह रहे हैं कि मैं ना इसकी हमायत कर रहा हूँ ना मुखालफत कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, हमें दुनिया के साथ चलना है, आगे बढ़ना है, ठीक है लेकर आएँ, लेकिन इसमें जो कमी कोताही खामी है वो स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर बैठें, उसको तय करें, फिर इसको इम्प्लीमेंट करें। रिजवान रहमान साहब इसके हमायत में जा रहे हैं मुकम्मल तौर पे। वो कहते हैं क्योंकि मैंने अपनी कौम के मुस्तकबिल को देखना है। वैसे ही वो अभी जब फ़ोन पर बात कर रहे थे, वो कनाडा के स्टडी टूर पे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं कि जनाब बच्चे जो हैं बड़ा आगे हैं, तो वो समझते हैं कि पूरा तरीक़ाकार हम उसकी तरफ जाएंगे तो अपने बच्चों को बेहतर रट्टे से निजात दिलाकर अपने बच्चों को कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ लेकर जाएंगे तो बेहतर होगा, ये उनकी राय है। लेकिन मेरा ख्याल है इस पर मुशावरत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ये इस तरह लागू नहीं होना चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए, प्लस माइनस डिस्कस होने चाहिए, फिर इसको लागू किया जाना चाहिए। इस वक्त एक ब्रेक।